हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं क्लास 11th के इकोनॉमिक्स का सिलेबस बताने जा रहा हूँ कि क्लास 11th के सिलेबस में क्या क्या है। जिस तरीके से क्लास 12th का सिलेबस टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड में डिवाइड हुआ है, सेम वही पैटर्न क्लास 11th का भी है। आपका भी पेपर जो है पहले इसको क्योंकि होम एग्ज़ाम हुआ करता था, हाफ ईयरली एनुअल यहाँ पर भी होता था, लेकिन आपका एग्ज़ाम जो होगा, जो पैटर्न है वो बदल गया है। आपका भी एग्ज़ाम जो है MCQs बेस्ड होगा टर्म फर्स्ट। आपका भी पेपर टर्म फर्स्ट में टर्म सेकंड रखा जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट पेपर आपका 90 मिनट का होगा और ये पेपर 40 मार्क्स का होगा और फुल्ली ये MCQs बेस्ड है, यानी कि टिक मार्क होगा, ठीक है ना। जिस तरीके से क्लास 12 का पैटर्न है, सेम वही आपका पैटर्न है 2021-22 सिलेबस के लिए। मैं हूं नकुल सर, आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक्स गुरु एंडाली। और पूरे सिलेबस को, हर एक टॉपिक को समझने के लिए पूरी वीडियो को देखिएगा। फिलहाल मैं आपको ये बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर है, उस चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक्स आपको इस साल पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं, मैं आपको वो डिटेल से बताऊंगा। चलिए सबसे पहले हम चैप्टर वाइज बात करते हैं। सबसे पहली बुक स्टैटिक्स और सेकेंड बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और फर्स्ट बुक है आपका स्टैटिक्स। स्टैटिक्स की बात करते हैं। स्टैटिक्स में एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं। फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, दूसरा है कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, और थर्ड है स्टैटिक टूल्स, जिसमें आपके पास पढ़ना है अर्थमेटिक मीन का कैलकुलेशन, मीडियन की कैलकुलेशन और मोड का कैलकुलेशन। ये 3 चैप्टर आपके हाफ ईयरली यानी कि टर्म फर्स्ट में आने वाले हैं। वहीं पर माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपके 2 ही चैप्टर आएंगे। टर्म फर्स्ट में जो सेक्शन है आपका स्टैटिक्स का सेक्शन का ज़्यादा है, यानी कि 23 मार्क्स का होगा, जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स ओनली 17 मार्क्स का होगा। टर्म सेकंड में जाके माइक्रो इकोनॉमिक्स का ज़्यादा हो जाएगा और स्टैटिक्स का कम हो जाएगा। दो टर्म फर्स्ट में माइक्रो इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और डिमांड। इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं उस चीज़ की हम बात कर लेते हैं। 40 मार्क्स का पेपर होगा और 10 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल बेस से मिलेंगे, ठीक है ना, यानी कि 50 मार्क्स 50% सिलेबस। ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं किसकी, चैप्टरों की, टॉपिक्स की, कि इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, चैप्टर नंबर 2 में कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और अर्थमेटिक मीन मीडियन में क्या क्या हमें पढ़ना है, उसी तरह माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए हम उससे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैटिक्स की। स्टैटिक्स यूनिट फर्स्ट, नेम है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में जो टॉपिक आपको इस साल रखा गया पढ़ने के लिए, क्योंकि आपकी पढ़ाई काफ़ी डिस्टर्ब हुई है, कोर्स भी कम कर दिया गया है, 30% के आसपास, उससे ज़्यादा लेस हुआ है, तो आपको पढ़ना है इकोनॉमिक्स के बारे में। व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की मीनिंग, इकोनॉमिक्स का स्कोप, इकोनॉमिक के फंक्शंस और इकोनॉमिक्स से इम्पोर्टेंस। ये 4 टॉपिक आपको इंट्रोडक्शन से पढ़ने हैं, ठीक है ना, ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इन इकोनॉमिक्स में इन सब का, इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स के बारे में सबको पढ़ना है। यूनिट सेकंड जो कलेक्शन, जिनके पास TR जैन की बुक है, उन सब में ये अलग अलग चैप्टर होगा। कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक है ना, जिसमें सबसे पहला जो यूनिट फर्स्ट में जो पहला चैप्टर है वो है क्या चीज़, कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा में क्या पढ़ना है आपका, सोर्स ऑफ डेटा। 2 सोर्स होते हैं, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स, ठीक है ना। उसके बाद सैम्पलिंग क्या होता है, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी मेथड, सेकेंडरी मेथड, सम इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी मेथड, कौन कौन से सेकेंडरी मेथड के सोर्सेज हैं, केंसस इंडिया के बारे में पढ़ना है और नेशनल सैम्पलिंग सर्वे के बारे में पढ़ना है। बाकी जो टॉपिक इसके अलावा है वो नहीं है आपके पास। फिर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन डेटा में, डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है, जिसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, कितने टाइप के वेरिएबल होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो आपका जैसे वो सीरीज के बारे में पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, वो सब आपको यहाँ पर पढ़ना है। लास्ट उसके बाद है यूनिट सेकंड के 3rd चैप्टर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन में डेटा को किस प्रकार से प्रेजेंट किया जाता है, टेबुलर प्रेजेंटेशन एंड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, दोनों है, टेबुलर भी है और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी है, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, बार डायग्राम, पाई डायग्राम्स, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी डायग्राम जिसमें हिस्टोग्राम है, पॉलीगॉन्स है, ओगिव के बारे में पढ़ना है, फिर अर्थमेटिक लाइन डायग्राम्स, टाइम सीरीज डायग्राम, जो भी जितने भी टाइम ग्राफ्स है वो पढ़ना है। यानी कि ग्राफिकल पोर्शन लगभग पूरा इसमें ज़्यादा हटाया नहीं गया है, पूरा ग्राफिकल पोर्शन आपको पढ़ना है।
नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं, स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन, जिसमें आपको क्या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आप पढ़ते थे कौन कौन से, अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड, ये तीनों रखा गया है और तीनों से रिलेटेड पूरे फुल क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। कैलकुलेशन ऑफ मीन, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन, उसके सारे मेथड, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड जो कंटिन्यूस सीरीज। अब हम सेकेंड बुक की बात करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स से 2 यूनिट रखा गया है टर्म फर्स्ट के लिए, यूनिट 4 इंट्रोडक्शन और यूनिट 5 कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम डिमांड। सबसे पहले यूनिट 4 की बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ना है। आपको पढ़ना है मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की मीनिंग, साथ ही दोनों के बीच में डिफरेंस। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है। स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। फंक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है और सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स भी नहीं पढ़ना है। ये तीनों टॉपिक आपको हटा दिया गया है। उसके बाद इकोनॉमी, व्हाट इज इकोनॉमी करना है। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, व्हाट, हाउ एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रखा गया है, प्रोटेक्शन पॉसिबिलिटी कर्व नहीं रखा गया है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको हटा दिया गया है। बजट लाइन नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है ना। चलिए अब हम यूनिट 5 की बात करते हैं। यूनिट 5 में आपको जो पढ़ना है, कौन सा चैप्टर का नेम है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। कौन कौन से, सबसे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, जिसमें आपको यूटिलिटी के बारे में पढ़ना है। यूटिलिटी के जो अप्रोच है, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी नहीं बताया गया, टोटल यूटिलिटी हटाया गया है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इक्विलैटरल यूटिलिटी नहीं है यहाँ पर। कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर यूटिलिटी यूजिंग मार्जिनल यूटिलिटी एनालाइज, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम आपको पढ़ना है, ठीक है ना। जो आपके यहाँ पर जो है सिंगल कमोडिटी, डबल कमोडिटी, जो इसमें मार्जिनल यूटिलिटी करेंगे तो सिंगल कमोडिटी पढ़ना होगा, डबल कमोडिटी वाला नहीं है। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ना है और ये बताना है कि इक्विलिब्रियम किस प्रकार से होता है। साथ ही साथ बजट सेट एंड बजट लाइन पढ़ना है, इंडिफरेंस कर्व पढ़ना है, इंडिफरेंस मैप के बारे में पढ़ना है और कंडीशन ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ना है, कौन कौन से कंडीशन होते हैं, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम के बाद हम पढ़ते हैं, अब बात करेंगे डिमांड की। डिमांड से हमें क्या कहूँ, डिमांड वाले में पूरा सब कुछ है। डिमांड किसे कहते हैं, मार्केट डिमांड क्या है, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिमांड को जो है इफेक्ट करने वाले, डिमांड शेड्यूल क्या होता है, डिमांड कर्व क्या है और इसका स्लोप कैसे होता है, चेंज इन डिमांड कर्व यानी कि मूवमेंट अलोंग एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें आपको फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग प्राइस डिमांड, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, न्यूमेरिकल जो होता है प्राइस इलास्टिसिटी का वो पढ़ना है और इसमें आपको पढ़ना है परसेंटेज चेंज मेथड के बारे में, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर मेथड नहीं है, खाली परसेंटेज चेंज मेथड को रखा गया है। ये आपका पूरा कोर्स हो गया टर्म फर्स्ट का। काफ़ी कम कोर्स है, बहुत सारी चीज़ें हटा दिया गया है, तो जो मैंने बताया उतने को ही आपको पढ़ना है, ठीक है ना। इसमें भी कोई कन्फ्यूज़न है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर किसी टॉपिक के बारे में नहीं पता चल रहा है, कन्फ्यूज़ हो रहा है कि ये आएगा या नहीं आएगा, तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे टर्म सेकेंड, ठीक है। टर्म सेकेंड, हाँ, प्रोजेक्ट के बारे में क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा डिटेल से। अब हम टर्म सेकेंड की बात लेते हैं। टर्म सेकेंड आपका सब्जेक्टिव होगा, जिस तरह से नॉर्मल पेपर होता है, ये पेपर आपका 2 घंटे का होगा और 40 मार्क्स का होगा, यानी 50, और बाकी 10 मार्क्स का क्या है आपका यहाँ पर प्रैक्टिकल है। जो चैप्टर्स टर्म फर्स्ट में आ गए हैं वो अब टर्म सेकंड में नहीं। अगर पहले क्या होता था, हाफ ईयरली का पेपर होता था और एनुअल में सारा पूरा कोर्स दिया जाता था। इस साल ऐसा नहीं है, इस बार कोर्स भी बांट दिया गया है कि इतने में से ही टर्म सेकंड के पेपर लिए जाना है। स्टैटिक्स में रखा गया है 2 यूनिट, स्टैटिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, कोरिलेशन और इंडेक्स नंबर। इसमें कौन कौन सा टॉपिक है वो आप डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले चैप्टर देख लेते हैं। ये आपका 17 मार्क्स का होगा, ठीक है ना। इसमें 1 यूनिट रखा गया है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में पहले 2 यूनिट थे, यहाँ पर भी 2 यूनिट है। प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, ठीक है ना। फॉर्म्स ऑफ मार्केट, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन विद सिंपल एप्लीकेशंस। देखिए बाकी कुछ भी नहीं आना, बहुत सारी चीज हटा दिया गया है, ठीक है ना। फॉर्म ऑफ मार्केट रखा गया है और इसमें कौन कौन से टॉपिक है बहुत ज़्यादा। ये टोटल होगा आपका, जैसे कि मैंने पहले फर्स्ट टर्म में आपका स्टैटिक्स ज़्यादा था, अब सेकेंड टर्म में आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन ज़्यादा है 23, 23 टोटल आपका 40 मार्क्स का ये हो गया और 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल वर्क हो गया।
अब हम चैप्टर वाइज टॉपिक के बारे में जानते हैं। चैप्टर वाइज टॉपिक में कौन कौन से टॉपिक्स आपके आने वाले हैं। सबसे पहले स्टैटिक्स की बात करते हैं। स्टैटिक्स के यूनिट 3 एक ही यूनिट है, स्टैटिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन, जिसमें सबसे पहले डिस्पर्सन की बात करते हैं। डिस्पर्सन में कौन कौन सा टॉपिक है जिसमें आपको पढ़ना है, एब्सोल्यूट डिस्पर्सन और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में, रिलेटिव डिस्पर्सन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बारे में। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन है आपकी, इसमें मीन डेविएशन नहीं है, रेंज नहीं है, क्वार्टिल डेविएशन नहीं है। कोरिलेशन में पढ़ते हैं। कोरिलेशन में क्या क्या है, कोरिलेशन में मीनिंग ऑफ इसकी प्रॉपर्टीज थ्योरी में, स्कैटर डायग्राम के थ्रू कोरिलेशन कैसे करते हैं, मेजर ऑफ कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन मेथड बताया गया है। कार्ल पियर्सन मेथड ओनली, स्पीयरमैन मेथड नहीं है। इस साल भी, पिछले साल भी हटा दिया गया था, इस साल भी हटा दिया गया है। 2 वेरिएबल अनग्रुप डेटा के बीच में अमेरिका ने 2 वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन के बारे में दे रखा है। अब इंडेक्स नंबर वाले चैप्टर से बात करते हैं। इंडेक्स नंबर में, इंडेक्स नंबर का मीनिंग, इसके टाइप्स, जिसमें होल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यूजेज ऑफ प्राइस नंबर और इन्फ्लेशन एंड इंडेक्स नंबर्स। यहाँ पर भी आपको होल प्राइस इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में दे रखा है आपका, ठीक है ना। तो स्टैटिक्स में आपका सेकेंड पार्ट में काफ़ी कम चीज़ है, फर्स्ट पार्ट में ज़्यादा है, सेकेंड पार्ट में कम है। अब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में यहाँ 2 यूनिट रखा गया है। अब 2 यूनिट में कौन कौन से चैप्टर है उनकी बात कर लेते हैं। यूनिट नंबर 6 प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। प्रोड्यूसर बिहेवियर की बात करते हैं सबसे पहले प्रोडक्शन वाले चैप्टर से, जिसमें आपको पढ़ना है शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन, ठीक है ना। उसके बाद रिटर्न टू अ फैक्टर, रिटर्न टू अ फैक्टर है, और आपके इसमें वो नहीं रखा गया है स्केल ऑफ फैक्टर, ठीक है ना, स्केल वाला हटा दिया गया, वो नहीं है। उसके बाद कॉस्ट वाले चैप्टर में, ठीक है ना, शॉर्ट रन कॉस्ट क्या क्या, उसमें क्या क्या, टोटल कॉस्ट है, टोटल फिक्स कॉस्ट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट है, एवरेज फिक्स कॉस्ट है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट, इसकी मीनिंग और उसकी रिलेशनशिप, साथ ही साथ इसके डायग्राम भी आपको पढ़ने होंगे इसमें, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पर इसके बीच में रिलेशन वगैरह सब कुछ पढ़ना है। कॉस्ट वाले में आपको कंप्लीट दे रखा है, टेबल वगैरह फिल करना आता है इसमें। रेवेन्यू, अब बात करते हैं रेवेन्यू वाले से। रेवेन्यू से आपका टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, मीनिंग और रिलेशनशिप यहाँ पर भी कंप्लीट पढ़ना है आपको। अब बात करते हैं सप्लाई वाले चैप्टर से। सप्लाई में क्या है, सप्लाई क्या है, मार्केट सप्लाई किसे कहते हैं, सप्लाई के डिटरमिनेंट्स कौन कौन से हैं, सप्लाई शेड्यूल कैसे बनाया जाता है, सप्लाई कर्व क्या होता है और उसका स्लोप कैसे होता है, चेंज इन सप्लाई कर्व मीन्स मूवमेंट अलोंग और शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई, जिसमें परसेंटेज चेंज मेथड, यहाँ पर भी आपको एक ही मेथड पूछा गया है, डायग्रामेटिक मेथड वाला नहीं पूछा गया है। तो दैट मीन्स सप्लाई वाले पोर्शन से काफ़ी कुछ हटा दिया गया है। अब हम बात करते हैं यूनिट 7 की। यूनिट 7 में आपका क्या क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, और जिसमें सबसे पहले है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो परफेक्ट मार्केट दे रखा है इसमें, फॉर्म ऑफ मार्केट में फीचर्स इसके, डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम एंड इफेक्ट शिफ्ट इन डिमांड, सब किस तरीके से मार्केट इक्विलिब्रियम का डिटर्मिनेशन होता है, ठीक है ना, और डिमांड और सप्लाई का इफेक्ट क्या होता है, इसके बारे में बताया गया है। और हाँ, मार्केट की बात करूँ उसमें केवल परफेक्ट कंपटीशन ही है, मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, ये सब आपके कोर्स में इस साल नहीं है। तो आपका कोर्स मार्केट वाले पोर्शन से ऐसा मान के 50% से ज़्यादा हटा दिया गया है। नेक्स्ट है सिंपल एप्लीकेशन ऑफ डिमांड कर्व, डिमांड एंड सप्लाई का सिंपल एप्लीकेशन कैसे होता है, प्राइस सीलिंग कैसा होता है, प्राइस फ्लोर क्या होता है, इसके बारे में आपको करना है। और लास्ट है प्रोजेक्ट वर्क किस तरह से बनता है, वो स्कूल के टीचर आपको बताएंगे। 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट बनाना है इसमें भी। थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए जो इस साल क्लास 11 की तैयारी कर रहे हैं। मेरे ख्याल से उन्होंने काफ़ी कुछ पहला दूसरा चैप्टर पढ़ लिया होगा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं है, ठीक है ना। थैंक यू।